let's start by revising whatever the part we learned in the school that we are revising now. तो हमारी जो डेली लाइफ है, in our daily life we come across several situations where chemical changes are occurring around us. Some of the familiar situations I write down here, that is milk is left at room temperature during summer. दूध को गर्म ऐसे ही बाहर रखे टेबल के ऊपर, फ्रिज में रखते, क्यों? गर्मी बहुत होती है, तो ये हो गया बाहर अगर हमने रख छोड़ दिए कि भूल गए हम लोग रखना, ऐसे ही रखा फ्रिज के अंदर नहीं रखा, टेबल पर रख दिया। दूसरी हमारे पास सिचुएशन है, आयरन तवा पैन और प्लेट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, grapes get fermented, food is cooked, food is digested in your body, will expire. Another example is combustion of fuel, जैसे कि CNG हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, LPG, खाना बनाते समय गैस का यूज होता है ना, वो। उसके अलावा फ्रेशली कट एप्पल, if we keep that apple without eating on a table, हमने एप्पल को कट कर दिए और आधा खा लिया, आधा नहीं खाते, कर दिए वैसे। तो ये जो कुछ डेली सिचुएशंस हम देख रहे हैं, इन सिचुएशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या उनका नेचर बोलो, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस चेंजेस। जो भी सब्सटेंस पहले था वो कुछ समय बाद चेंज हो गया। जैसे हमने कहा एप्पल, अगर इस एप्पल को कट किया गया तो ये एप्पल हमने कट करके ऐसे ही रख दिया, क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप कभी देखो तो उसका कलर जो होगा वो आपको ब्राउन दिखाई देगा, ब्राउन कलर। यानी पहले वो कैसा था और बाद में वो कैसा हुआ, ये हुआ चेंज। हमने ये जो सिचुएशंस देखे इसमें भी सेम हो रहा। क्या? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, रख दो दूध, टेम्परेचर इतना है दैट मिल्क इज स्पॉइल्ड, खराब हो जाएगा, फट जाएगा हम लोग को, और हमारे पीने के लिए नहीं बचेगा, चाय बनाने के लिए नहीं बचेगा। आयरन नेल, बारिश के लिए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब वाटर वेपर का परसेंटेज ज़्यादा होना एटमॉस्फेयर में, हवा में। तो इफ द एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड, इन दैट कंडीशन इफ यू कीप आयरन तवा पैन और आयरन पैन और आयरन नेल एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, क्या होगा? जंग लग जाएगा हम लोग, इट मस्ट बी रस्टेड। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, अनदर एग्जांपल हो गया। ग्रेप्स फर्मेंटेड, सड़ा दिया, सड़ा गई चीज़ नहीं खाता ना, खराब होगा। लेकिन जब इन्हीं ग्रेप्स को फर्मेंटेशन की प्रोसेस में डाला जाता है, मतलब सड़ाया जाता है हमारी सारी भाषा में, इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। खाना बनता है, फूड इज कुक, सब्जी बना ली है, आलू की सब्जी खाना है, मसाला बैंगन खाना है, क्या हुआ? आलू पहले कैसे रॉ, कच्चा, बट आफ्टर when we cooked that potato, it change occurred. So the substances undergo permanent changes, and such change where new substances are formed and is difficult to reverse. यानी ऐसी सिचुएशन में ये जो सब्सटेंसेस है ये परमानेंट चेंज में जाते हैं और इसमें रिवर्स नहीं हो पाता। मतलब जैसा हमने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज का एग्जांपल है हमारे पास, बर्फ जो है, आइस, उस आइस का वाटर होना, तो हम लोगों ने आइस का वाटर का आइस हम लोग वापस कर सकते हैं, रिवर्सिबल।
बट यहाँ ऐसा होगा कि ये जो सब्सटेंस नया फॉर्म हो रहा है, नया तैयार हो रहा है, ये सब्सटेंस परमानेंट चेंज है, इसको बहुत इजीली हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। सब्जी बना तो लिए बैंगन की, लेकिन वापस बैंगन ला नहीं आ पाएगा, इट्स अ परमानेंट चेंज। सो ये जो पुराना सब्सटेंस होगा, इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंस, एंड दैट इज रेफर्स टू एज अ केमिकल चेंज। इसे कहेंगे हम लोग केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज। अब हाँ, there are 3 activities given in our book, that is 1.1, 1.2 and 1.3। क्या हुआ इन एक्टिविटीज में? ये एक्टिविटीज दिए कि हम लोगों को समझे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा। अब ये जो केमिकल चेंजेस हुए, इन केमिकल चेंजेस को ना, दैट मीन्स कि उसमें केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट happens in the chemical reaction? Here is given chemical reaction. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. कोई भी केमिकल चेंज अगर हो तो उस केमिकल चेंज में ये हम लोग कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन भी है। जो भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होगा, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो नया सब्सटेंस तैयार होगा। ओरिजिनल सब्सटेंस में कुछ न कुछ तो चेंज होगा, लेकिन वो होता है क्या? इसके लिए हमें दिए हुए ये तीन एक्टिविटीज 1.1, 1.2 and 1.3 which is given in टेक्स्ट बुक। So read the text book carefully every day, every time। क्या दिया हुआ है? अब हमें देखना भी क्या है, ये हम लोग तो देखा हुआ है। जब कभी कोई केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें हमें 4 चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली देखने मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे। व्हाट आर दीज? The changes occur during the reaction। पहली, change in state, दूसरा change in color, तीसरा evolution of gas, चौथा change in temperature। कोई भी रिएक्शन, जब कभी रिएक्शन होगी और नया सब्सटेंस तैयार होगा तो उसके स्टेट में चेंज होगा। अब स्टेट में चेंज मतलब सॉलिड का लिक्विड होना, लिक्विड का गैस होना, या लिक्विड का सॉलिड होना, ये। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस होना, कभी कलरलेस आ कलर होगा, कलर का कलर लेस होगा, बिना कलर वाला। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, वेपर्स निकलेंगे, तो कहीं पर टेम्परेचर में बदलाव मिलेगा, यानी कहीं किसी रिएक्शन में हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो कहीं पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये बेसिक चेंजेस हमें हर रिएक्शन में दिखेंगे। वी सॉ एवरीथिंग। तो पहली जो रिएक्शन एक्टिविटी है दैट इज 1.1, मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। दूसरी जो एक्टिविटी है दैट इज रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन विथ नाइट्रेट सॉल्यूशन। potassium iodide and late nitrate solution reaction. And third activity is given of zinc granules, reaction of zinc granules with dilute hydrochloric acid. So first we have to read these 3 activities, and after that I am sending 3 videos of these activities in the group that you can watch and observe whether these changes have been seen in those activities or not, and note it down in your notebook that what changes you are seeing, you are observing in which activity. In 1.1 what you observe, in 1.2 what you observe, and in 1.3 what you observe। इन तीनों एक्टिविटीज में आपने क्या ऑब्जर्व किया वो वीडियो में, ये सच में हुआ कि नहीं हुआ, चाहिए तो हम तो बोल रहे, मैं बोल हो रहा है, लेकिन सही में हो रहा है। इन 3 एक्टिविटीज के द्वारा हमें समझना है, सो ये हमको देखना होगा। अब इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन होती है, और इसीलिए ये 3 एक्टिविटीज दी हुई, जो 3 एक्टिविटीज को आपको पढ़ना भी और देखना भी है। अब हमने तो ठीक है, जो हमने कहा कि चेंजेस हो रहे हैं, these are called characteristics of a chemical reaction or characteristics of a chemical change। और एक बात हम लोग देखेंगे, अब केमिकल रिएक्शंस में
हमने कहा कि चेंज इन टेम्परेचर दैट मीन्स हीट. In all chemical reactions, energy in the form of heat, light or ion both evolved or absorbed. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंजेस जब होंगे तो इसके दौरान हीट एनर्जी जो होगी वो एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में या दोनों फॉर्म में या तो इवॉल्व होगी मतलब बाहर निकलेगी या तो ऑब्जर्व होगी. अब ये कैसे पता चलता है? तो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या होता है. So these are the chemical changes. अब ये chemical reaction होती जो है, this chemical reaction is represented by or shown by two ways. These reactions can be described in a sentence, but the description becomes very long and it can be expressed in more concise manner in the form of a chemical equation. Chemical reaction, मैं कहूँगा कुछ लिखो theory. हम लोग ने सब बहुत लंबा चौड़ा लिखा ना, नहीं लिखना, जितना है ज़रूरी वही. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है, इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बहुत इजी वे से इजी समझा सकते हैं, लिख सकते हैं. कैसे? उसके दो तरीके. The chemical reactions can be expressed in two ways. Two ways of expressing chemical reaction. ठीक है? इन शॉर्ट लिखो. पहला word equation and second is symbolic equation. Symbolic equation कैसे? ये ठीक है. सो ये दो तरीके हैं. इन दो वे से वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन के द्वारा हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं. दिस आर इजी वेज. अब बात ऐसी आती है कि हम लोग ये जो केमिकल इक्वेशन है, इन केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से कैसे लिखेंगे. ठीक है? वर्ड इक्वेशन की जहां बात आती है, पहले तो वर्ड इक्वेशन हम ध्यान रखेंगे कैसे लिखा जाएगा. पहला फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है वर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास, that a word equation is used to write the names of reactants on the left hand side and that of products on the right hand side. चलिए ये भी बोल देते हैं. क्या हुआ? इक्वेशन. हाँ, इसके हम एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं. जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. ये हमारा एग्जाम्पल है. हमने एग्जाम्पल लिख लिया. दिस इज आवर एग्जाम्पल 1. जब कभी कोई भी रिएक्शन होगी तो उनमें क्या होंगे? रिएक्शन के पहले हमारे पास जो होंगे वो होंगे रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो हमारे पास होगा वो होगा प्रोडक्ट. रिएक्शन जो है these are one or more. रिएक्टेंट ये एक या एक से ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट भी कभी एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ये जो रिएक्टेंट है ये. अब रिएक्टेंट्स रिएक्शन के पहले, प्रोडक्ट्स रिएक्शन के बाद. अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कि वर्ड, ये मैं मिटा देता हूँ. क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम रिएक्ट्स. पहला हमें क्या कहा गया है? दैट अ वर्ड इक्वेशन इज यूज्ड टू राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड.
जब जो भी रिएक्शन, ये रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कौन कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वो भी रिएक्टेंट। रिएक्शन हो रही है, किसमें हो रही है, तो रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होगी तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रिएक्टेंट्स में रिएक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यानी जिन लोगों में ये रिएक्शन हो रही है वो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। तो हम लोग लिख लेंगे मैग्नीशियम। अब हमें इसके लिए इनके नाम दिए हुए, सिंबल भी अब पता होने चाहिए। तो ये तो हमारे पास नाम है मैग्नीशियम। हमें ये भी कहा गया कि वर्ड इक्वेशन में जो भी रिएक्शन हो रही है उनके जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि हमें नाम लिखने होंगे। तो एक होगा मैग्नीशियम और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लिया हमने। अब क्या करना है, अगर एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स रहेंगे तो उन दोनों को जोड़ने का काम होता है प्लस की सिंबल से। तो ये हमने लिख लिए हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तैयार हो गए। हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि जो भी रिएक्शन होगी ये रिएक्शन सेपरेट होती है एरो से। इस रिएक्शन के इधर वाली साइड होती है LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और जहां हेड पॉइंट्स होता है एरो का वो होती है RHS, और जो भी हेड पॉइंट जिधर करेगा उधर हमारे उस साइड प्रोडक्ट्स रहेंगे। सो दीज आर रिएक्टेंट्स, यहाँ रिएक्टर एंड हियर इज प्रोडक्ट। हो गया प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट है और वहाँ प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ, हमने कहा in word equation the names of reactant on the left hand side and that of products on the right hand side. If there are two or more reactants, a plus sign is used between them. अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो उनके बीच में प्लस साइन आना चाहिए उनको जोड़ने के लिए, टू ऐड। थर्ड, an arrow separates the reactants from the products. These are, ये जो एरो है इट सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। ये एरो क्या करता है, सेपरेट करेगा। फोर्थ, डायरेक्शन ऑफ द एरो, हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एवरी टाइम। ये जो एरो का हेड होगा, दिस हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। हमेशा जिधर एरो, जिस साइड हमें एरो का हेड दिखेगा समझ लेना उस साइड प्रोडक्ट से आना है। So we are writing now the example, complete example. अब हुआ ऐसा कि ये रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या तैयार होगा, टू फॉर्म, रिएक्शन के बाद आने वाला जो है वो है हमारा प्रोडक्ट। सो व्हाट कम्स आफ्टर द रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हियर वी आर राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, as there is not enough space in the board, magnesium plus oxygen produced, we can read as produced or yield, that is magnesium oxide. Here our reaction word equation completes. This is word equation. अब जो कहा गया वो दिख रहा है क्या, वर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है, वर्ड इक्वेशन में that reactants are on the left hand side while the products will right on the right hand side of the in the reaction. The arrow separates the left hand side and right hand side of the reaction. Reactants always written on the left hand side and products are on the right hand side. If there are two or more reactants in the reaction taking part in the reaction, so they will be separated by plus sign. So this is another magnesium plus oxygen
produce magnesium oxide. This is our word equation. Another example, zinc react with hydrochloric acid. Now there are again two reactants, so I put a plus sign between these reactants. Now we have to separate the product, so we can draw an arrow. Then what will be the product? Product is zinc plus zinc chloride. This is this is zinc chloride plus hydrogen gas. It is the symbol. We can write here name hydrogen gas. This is our product. This is another example of word equation. So in this way you can write by taking different examples. So try to practice to write the word equations, different word equations. Second way is symbol equation. अभी सिंबल इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है? तो ये अगर हमारा हुआ है तो राइट डाउन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग सेम एग्जांपल के साथ में सिंबल इक्वेशन में. तो क्या हो रहा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है. We can give word equation means to write the names of the reactants and products. Okay, moving on to symbolic equation. Symbolic equation means the word equation convert same reaction will be same. We are writing the same reaction but in symbolic form. In word equation, we use the names of the reactants to write down the word equation. But in symbol equation, we are using the symbols of the reactants instead of their word names. We are taking same example of magnesium plus oxygen produced by, what is the product? That is magnesium oxide. This is the product. Now this is the word equation. Now we have to write down the symbol equation. Symbol equation के लिए कुछ नहीं, चेंज क्या होगा, यहाँ आ गए हैं हमारे रिएक्टेंट्स के नाम, तो सिंबल इक्वेशन में हम बोलेंगे सिंबल. अब सिंबल क्या होता है, तो सिंबल के लिए हमने कहा था that we have to learn the symbols in their names of periodic table, modern periodic table. In standard lines I told you, and here I have the modern periodic table of the elements. As you are seeing here, H first column, that is this is second column, third, first row. So this group H, Li, Na, K, R, B, C, S, F, R. Then in row Li, Be, B, C, N, O, F. All these are the symbols of the elements. Symbols of the elements, or we can say here reactants. And these symbols are now essential, are now important to write down symbol equation. If you don't know these symbols, then you are unable to write the symbolic equation. That's why we have to learn it. It's most important. So here we wrote here magnesium, and here is magnesium. In the third period, here is magnesium. What is the symbol of magnesium? This Mg. So we write here Mg. This is the symbol. Then
We are looking for oxygen. Where is oxygen? Then here. Here is oxygen. And the symbol of oxygen is O. The symbol O. Then iron and magnesium oxide. So same, though there will be a chemical reaction takes place between magnesium and oxygen, product will be changed, but symbol is same. Symbol cannot be changed, it's for forever. Produced, अब हमने लिखे थे मैग्नीशियम का था Mg, हमने लिख दिए ऑक्सीजन का है ऑक्साइड O. अब कैसा है, ऑक्सीजन ये गैस है, मैग्नीशियम बर्न्ड इन एयर, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम की रिबन को जलाया गया एयर में. क्या होगा जलाने से, ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मैग्नीशियम. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, it reacts with oxygen which is present in the air to form magnesium oxide. So ये ऑक्सीजन गैस है, इस वजह से हम लोग लिखते हैं उसको O2. एक एटम होता, ये हम सीख चुका है, एक एटम होता तो हम लोग सिर्फ O लिखते, बट गैस है, that means oxygen gas is made up of 2 atoms of oxygen. That's why we wrote here O2. And the product is magnesium oxide. Oxide is single atom, so MgO. अब this completes your symbolic equation. This is word equation and this is symbolic equation. Then this is chemical equation, that is symbolic equation. Now another example, zinc plus hydrochloric acid zinc chloride plus hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, जिंक का फॉर्मूला, चलो फिर से हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं. कहाँ गया जिंक मेरा, where is zinc, where is zinc, where is zinc, here it is, this is zinc. What is the formula, Zn, correct? So we are writing here Zn plus हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम बोले तो हमने डायरेक्ट में लिख लेता हूँ H for हाइड्रोजन and Cl for hydrochloric acid. Then प्रोडक्ट है हमारा जिंक क्लोराइड, तो जिंक के लिए हमारे पास है Zn, क्लोराइड के लिए है Cl, तो ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज सिंबॉलिक इक्वेशन. अब आप कहोगे कि ये मैंने 2 लिखा है पहले रिएक्शन में, यहाँ पर सेकेंड इसमें ZnCl2, यहाँ पे तो Cl है क्लोरीन के लिए, लेकिन आपने Cl2 में 2 क्यों लगाया, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द वैलेंसी. ये वैलेंसी है, और वैलेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें जो भी रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट तैयार होगा उनमें वैलेंसी वैल्यू के बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड फॉर दैट वी नीड टू नो द वैलेंसी. Another problem with symbols, we should know the valency of that element to make the formula, chemical formula. We learned in standard 9 how we make the formula, chemical formula. The chemical equation is more concise and useful if we use a chemical formula instead of words. That's why symbolic equation is very important. So we wrote here Mg plus O2, MgO. Second reaction between zinc and hydrochloric acid, that is Zn plus HCl produced ZnCl2 plus H2. In both these equations, the number of atoms of each element are not equal. The equation, that means the equation is not balanced. अब हमने ये जो लिखे हुए हैं, हमने केमिकल लॉस पढ़े हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1,
है ना। सो ये लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि जो भी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस से रिएक्ट होते हैं तो वो इक्वल रेशो में होते हैं, इक्वल पार्ट में होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि रिएक्शन के दौरान मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में जितने रिएक्टेंट के जितने हैं एटम्स से उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे इसमें तो वो नहीं हो रहा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस MgO, यहाँ एक मैग्नीशियम, यहाँ एक मैग्नीशियम, यहाँ दो ऑक्सीजन, वहाँ एक ही ऑक्सीजन है। नीचे देख लेते हैं, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, जिंक है सिंगल सिंगल है, यहाँ हाइड्रोजन एक है, वहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ क्लोरीन एक है, वहाँ क्लोरीन दो है। सो रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस है। सो ये जो इम्बैलेंस है इसे हमें बैलेंस करना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम लोग उसे बैलेंस ना करें। अब ये बैलेंस कैसे करेंगे, वी लर्न इट इन द सेकेंड video. Till then you have to read the topic from the textbook, try to observe the things around us and note down what you are observing in these reactions. Also you have to make an example of word equations and symbolic equation both, and practice at home. There is a phrase in English, practice makes man perfect. So if you do more and more practice of making formulae, chemical formulae and symbolic equation, you can be perfect in writing these chemical equations, whether it's a word equation or symbolic equation. अगर word equation पता है तो symbolic equation easily है, लेकिन जैसा मैंने कहा that first all students will learn this symbol and practice one more time how to make chemical formula. That's all for now. Thank you very much.